चलिए, तो सवाल क्या था, सवाल लिखिए। एक x तथा y से बना हुआ एक यौगिक, x तथा y से बना हुआ एक यौगिक घनीय क्रिस्टल संरचना ब्रैकेट में FCC में क्रिस्टलीयकृत है, क्रिस्टलीयकृत है। y घन के कोने पर, y घन के कोने पर y घन के कोने पर तथा x घन के फलक पर उपस्थित हैं। ठीक है ना, y घन के कोने पर तथा x फलक पर उपस्थित हैं। तो बताइए यौगिक का सूत्र क्या होगा। ए ऑप्शन है xy, बी ऑप्शन दिया है x3y, सी ऑप्शन दिया है y3x एंड डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दीज। देखिए क्या कह रहा है आपके पास, x और y से बना हुआ एक यौगिक घनी क्रिस्टल संरचना में क्रिस्टलीकृत है। जो y परमाणु हैं वो घन के कोने पर है, मतलब y कितने घनों कोने होते हैं, 8। तो y बराबर 8 गुणे 1/8 की शेयरिंग होगी, हाँ या ना। मतलब y का मान कितना आया, 1 आया। अब कह रहा साथ में x जो है वो कहाँ पर है भाई, फलक पर होते हैं। फलक की शेयरिंग कितनी होती है, 1/2। फलक कितने होते हैं टोटल, 6। तो कितने बार गया भाई साहब, 3 बार। तो इतना कितना आया, 3। तो y के एक परमाणु x के 3। तो यदि फॉर्मूला बनेगा तो y के एक परमाणु x के 3, तो कैसे बनेगा फॉर्मूला, xy3 या y3x। ठीक है ना, तो x1 y3 नोट कर लीजिए। नहीं सही बोल रहे हो, y1 x3। तो इसको नहीं, ठीक है ना, x3y, x के 3 परमाणु है ना बेटा, x के कितने परमाणु हैं, 3 है ना। तो x में 3 आएगा ना बेटा, और y के कितने हैं, 1। तो आंसर क्या होगा, x3y, बी ऑप्शन सही बोल रहे हो, x3y। ठीक, तो भैया समझ में आ गया था, क्योंकि ये फेस पे हैं और एक किस पे था, बॉडी पे, कोने पर, समझ गए ना। तो ये क्या बन गया था अपना वाला, फेस सेंटर्ड बन गया था। ठीक है ना, तो क्वेश्चन को देख करके आपको पता लग जाएगा कि कैसा है। अगला क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2। यदि 3 तत्व PQR, यदि 3 तत्व PQR, अब पिछले बार XYZ ले लिया, इस बार क्या ले लिया है, PQR। यदि 3 तत्व PQR घनीय एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत हैं, घनीय एकक कोष्ठिका में क्रिस्टलीकृत हैं, क्रिस्टलीकृत हैं, P परमाणु घन के कोने पर, P परमाणु घन के कोने पर, R परमाणु घन के फलक पर, R परमाणु घन के फलक पर तथा Q परमाणु घन के केंद्र पर है, तथा Q परमाणु घन के केंद्र पर है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा। तो आपको बताना है कि यौगिक का सूत्र क्या होगा, यौगिक का सूत्र बताना है। देखिए भैया, यहां जो P परमाणु है वो क्या है, घन के कोने पर, बोलो हाँ। तो कोने पर टोटल कितने परमाणु होते हैं, 8। 8 की शेयरिंग कितनी, 1/8। आंसर, कुल एकक शेल में कितने परमाणु हो गए, 1। एकक कोष्ठिका में कितने परमाणु कहलाएंगे, 1। समझ में आया। चलिए, तो दूसरा Q परमाणु कहां पे कह रहा है बेटा, फलक पर ना, Q केंद्र पर, हाँ Q केंद्र पर, केंद्र पर, हाँ नहीं Q केंद्र पर है,
क्यू केंद्र पर है, आर फलक पर है ना, क्यू केंद्र पर है, तो केंद्र में कितना परमाणु होता है? एक। शेयरिंग में कितनी होती है? 1। तो क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? 1। आर कहाँ पर है बेटा? फलक पर। आर परमाणु फलक पर है। टोटल कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो 6 की शेयरिंग कितनी होती है? 1/2। तो फलक पर कितने परमाणु निकले? तो इस तरीके से आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा? पी क्यू आर। तो पी के नीचे कितना लगेगा बोलो? 1। क्यू के नीचे कितना? 1। और आर के नीचे 3। तो आंसर बन गया PQR3, क्योंकि 1 को लिखा नहीं जाता केमिस्ट्री में। PQR3 या PR3Q दोनों ही ऑप्शन सही हैं। PR3Q, ये PR3Q, ठीक है? ठीक है भैया, चलो अगला टॉपिक लिखो। समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या, इस तरीके का प्रश्न आएगा एक पक्का, तो आपके 2 नंबर तो पक्के हो गए 100%, ठीक है ना? 3 या 5 का आता है तो 2 नंबर पक्के हो गए। अगला लिखो समन्वय संख्या। समन्वय, आपका समन्वय कितने लोगों से होता है? 2 लोगों से, अड़ोस पड़ोस, क्योंकि आपके घर के पीछे वाले से तो संपर्क होता नहीं है, पीछे की दीवार रहती उससे तो मिलना जुलना हो नहीं पाता। अड़ोसी पड़ोसी, इसको अड़ोसी मान लो राइट वाले को, और इसको क्या मान लो? पड़ोसी। तो इनसे आपका समन्वय रहता है, मेल जोल रहता है। तो आपकी समन्वय संख्या क्या हो गई? 2। कितनी हो गई? ऐसा ही कुछ यहाँ पे भी होने वाला है। हेडिंग डालिए समन्वय संख्या। तो क्या कहलाएगी भैया समन्वय संख्या? समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या, उसी को बोलते हैं उपसह संयोजन। इंग्लिश में बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। उपसह संयोजी बंध को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। उपसह संयोजन संख्या लिखो। किसी ठोस के कण विशेष के संपर्क में, किसी ठोस के कण विशेष के संपर्क में, कोई कण विशेष जिस पर आपकी नज़र है, कण विशेष के संपर्क में उपस्थित कणों की संख्या उसकी उपसह संयोजन क्षमता कहलाती है। किसी ठोस के कण विशेष के संपर्क में उपस्थित कणों की संख्या, उस कणों की संख्या, और जिस कण की बात कर रहे हो उस कण के लिए क्या कहलाएगी? समन्वय संख्या या उपसह संयोजन संख्या। जैसे आपके पास ये कण है, तो इस कण से कितने लोग टच हैं? 2। तो इसकी उपसह संयोजन संख्या कितनी होगी? उपसह संयोजन संख्या बोलो कितनी होगी? 2। लिख लो। तो यहाँ पर इसकी उपसह संयोजन संख्या या समन्वयन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर CN बराबर 2। अगला लिखिए संकुलन क्षमता। अगला टॉपिक है संकुलन क्षमता। संकुलन क्षमता, संकुलन क्षमता। भैया संकुलन क्षमता क्या होती है? क्रिस्टल जालक की अवयवी कण का आयतन बटे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। देखो भाई, क्रिस्टल जालक के अवयवी कण का आयतन, अवयवी कण मतलब वो छोटा सा परमाणु अणु जो भी होता है उसका आयतन, वो कितना छोटा सा होता होगा, नन्हा सा, बटे क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। क्रिस्टल जालक का कुल आयतन, कुल आयतन मतलब पूरा एक ईंट का आयतन और उसके ऊपर एक कोने में जो बैठा था उसका आयतन। मतलब एक तरीके से ये देखो, एक अणु बैठा है इसका आयतन और बटे में क्या? पूरे ईंट का आयतन। इसे बोलते हैं संकुलन क्षमता। बेटा ये प्रतिशत में आती है, इसलिए इसका भाग प्रतिशत बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? 100 का गुणा करके आंसर प्रतिशत में दिया जाता है। तो क्रिस्टल जालक के अवयवी कण का आयतन बटे
क्रिस्टल जालक का कुल आयतन। अब मैं आपको कुछ लिखा रहा हूँ, क्रिस्टल जालक के अवयवी कण और कुल कण के आयतन का भाग दे करके कुछ रिजल्ट आते हैं, उनको लिखिए। लिखो SCC सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल, पहला वाला जो बताया था SCC फर्स्ट। SCC की संकुलन क्षमता होती है 52%, 52%। SCC की 52%, संकुलन क्षमता 52%। समन्वय संख्या 6, समन्वय संख्या 6 मतलब SCC क्रिस्टल में जो एक कण होता है कितने से घिरा होता है, बोलो? 6 से, है ना, 6 से घिरा होता है। दूसरा लिखो FCC, FCC फेस वाला। दूसरा लिखो FCC, इसकी संकुलन क्षमता होती है 74%। संकुलन क्षमता 74% FCC की। और समन्वय संख्या 12, समन्वय संख्या 12, एक 12 से घिरा रहेगा। ठीक, लिखो लास्ट, अगला लिखो BCC, BCC संकुलन क्षमता 68%। संकुलन क्षमता 68%। BCC बताया था ना, बॉडी सेंटर्ड बॉडी क्यूबिक क्रिस्टल, किनारों पर एक, केंद्र पर। लिखो संकुलन क्षमता 68%, समन्वय संख्या 8। ठीक है, अगला लिखो HCP या CCP। अभी ये आएंगे, बाद में बात करेंगे इनके बारे में, नॉट इंपॉर्टेंट। HCP या CCP ये भी होते हैं। दोनों एक ही जैसे होते हैं, HCP या CCP। लिखो समन्वय संख्या 12, समन्वय संख्या 12, संकुलन क्षमता 74%, 74। ठीक है, अगला टॉपिक लिखिए रिक्तियां। टॉपिक अगला टॉपिक रिक्तियां। अगला टॉपिक रिक्तियां। लिखो, देखो 3 क्रिस्टल मैं आपको दिखा रहा हूं। रिक्तियां कई प्रकार की होती हैं, है ना, त्रिकोणीय होती है, चतुष्फलकी होती है, अष्टफलकी होती है। अब ये अपने पास क्रिस्टल है, मान लो मैं क्रिस्टल दिखा रहा हूं आपको, ये 3 क्रिस्टल हैं। अब वृत्ताकार ले रहा हूं, हो कैसे भी सकते हैं। जब उनको आप जमाओगे तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप बनता है, समझ में आया? ये जो गैप बन रहा है इसको हम क्या बोलते हैं, रिक्तियां। समझ गए? लिखो, क्रिस्टलों को संकुलित करने पर, क्रिस्टलों को संकुलित करने पर उनके बीच में जो खाली स्थान रह जाता है, क्रिस्टलों को संकुलित करने पर उनके बीच में जो खाली स्थान रह जाता है उन्हें रिक्तियां कहते हैं। उन्हें रिक्तियां कहते हैं। खाली स्थान जो रह जाता है उनको क्या बोलते हैं, रिक्तियां। ठीक है बच्चे, उन्हें रिक्तियां कहते हैं। लिखो रिक्तियों के प्रकार। रिक्तियों के प्रकार, पहला त्रिकोणीय रिक्ति, पहला है त्रिकोणीय रिक्ति, दूसरा है चतुष्फलकीय रिक्ति, चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय, और लास्ट लिखो अष्टफलकीय रिक्ति, अष्टफलकीय रिक्ति। त्रिकोणीय, चतुष्फलकीय,
अष्टफलकीय रिक्ति, ठीक ना। पहला लिखो त्रिकोणीय रिक्ति, त्रिकोणीय रिक्ति, ये जो सामने आपके बनी हुई है डायग्राम में, ये त्रिकोणीय रिक्ति है। लिखिए, तीन गोलों को परस्पर स्पर्श करने के बाद, तीन गोलों को परस्पर स्पर्श करने के बाद बीच में जो स्थान बचता है, बीच में जो स्थान बचता है उसे त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। तीन गोलों को आपस में स्पर्श करने के बाद जो बीच में स्थान बचता है उसे त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। तो ये देखिए, ये तीन गोले हैं। अब ये तीन गोले आपस में क्या कर रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं। इसके बाद जो स्थान बचेगा वो कहलाएगी त्रिकोणीय रिक्ति। या तीन फुटबॉल ले लो और तीन फुटबॉल को लेकर के, स्माइली बॉल को लेके ऐसा एक स्ट्रक्चर बनाओ, स्माइली बॉल आती पीली वाली, उसको लेके स्ट्रक्चर बनाओ, बीच में जो गैप बनेगा वो त्रिकोणीय रिक्ति है। सेम रिक्ति क्रिस्टल में भी उत्पन्न होती है, बना लो इसको त्रिकोणीय रिक्ति। इसके बाद बनाएंगे चतुष्फलकीय रिक्ति। चतुष्फलकीय रिक्ति बनाता हूं, तब तक आप लोग बनाइए। यस, चतुष्फलकीय रिक्ति। देखो बेटा, ये तीन गोले नीचे वाले एक ही तल में रखे हुए हैं। जैसे तीन बॉल नीचे एक तल में रख दो, तीन बॉल सजा के ट्रायंगल में सजा के रख दोगे, और उसके बीच में जो गैप बना ना उसमें चौथी बॉल ऊपर रख दोगे तो वो ऊपर दिखेगी। फिर भी थोड़ा थोड़ा गैप बनेगा तीनों में, तो उसमें जितनी रिक्ति बनेगी वो सब मिला के क्या कहलाएंगी, चतुष्फलकीय रिक्ति। लिखिए, एक ही तल में स्पर्श कर रहे तीन गोलों के ऊपर, एक ही तल में स्पर्श कर रहे तीन गोलों के ऊपर एक गोला रखने पर जो रिक्ति बनती है उसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। तीन गोलों एक ही तल में स्पर्श कर रहे तीन गोले, मतलब पहले तीन फुटबॉल तीन गोले एक ही तल में रख दो, ठीक है ना, और उसके बीच जो गैप बना उसके ऊपर क्या रख दो, चौथा गोला। एक ही तल में स्पर्श कर रहे तीन गोलों के ऊपर एक गोला रखने पर, गोला रखने पर जो रिक्ति बनती है उसे चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं, ठीक है ना। अष्टफलकीय रिक्ति इंपॉर्टेंट नहीं है, जगह छोड़ देना, डायग्राम बुक से देख के बना लेना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स डायग्राम है और मेरा हाथ थोड़ा तंग है डायग्राम को लेके, मैं नहीं बनाऊंगा, ठीक है ना। अगला क्लास का लास्ट टॉपिक आज का लिखिए, क्रिस्टल का घनत्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्रिस्टल का घनत्व। किसी क्रिस्टल का घनत्व कैसे निकालते हैं, उस घनत्व को लिखिए। तो क्रिस्टल के घनत्व का फॉर्मूला रटना है। केमिस्ट्री में ढेर सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रटना है, तो रटना है तो रटना है भाई। और हम तो फिजिक्स के एक्सपर्ट हैं, केमिस्ट्री तो अपन उतनी एक्सपर्टाइज नहीं है, तो ये भी नहीं बता पाएंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक ना। तो रटना है तो रटना है। यदि फिजिक्स होता तो शायद बता भी देते। जैसे गॉस थ्योरम का फॉर्मूला डिराइव कर दिया ना, आपको आएगा नहीं एग्जाम में कि गॉस थ्योरम डिराइव करो, बहुत पहले आता था, अब बंद हो गया, मगर उसको अपन ने पूरा डिराइव करके भी ले आए। अब कहीं तक सॉलिड ऑलिड एंगल आपको देखने को नहीं मिलेगा, कोई पूछेगा भी नहीं, मगर मैंने आपको बता दिया। ओस्टेरेडियन आपने सुना होगा कि इसका शायद कोई यूज होगा, अब आपने इसका इस्तेमाल भी देख लिया। क्रिस्टल का घनत्व, तो भैया घनत्व का फॉर्मूला नॉर्मल क्या होता है, घनत्व नॉर्मल घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, ये होता है घनत्व, सूत्र यही है। मगर यहाँ पर क्रिस्टल घनत्व का ये फार्मूला नहीं लगता, इसको बहुत ज़्यादा मशीन में डाल करके, मतलब मेहनत करके एक इसका संशोधित सूत्र निकाला जाता है। मतलब क्रिस्टल के लिए संशोधित फॉर्मूला, संशोधित सूत्र। घनत्व को किससे शो करते हैं बेटा, रो से। केमिस्ट्री में भी रो चल जाता है, या डी भी लगा सकते हो, मर्जी आपकी, डी लगा दो, रो लगा दो। डी फॉर डेंसिटी, रो फॉर भी घनत्व होता है, इक्वल टू जेड। जेड मतलब परमाणु क्रमांक, जेड मतलब
परमाणु ना 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 ना, जेड का मतलब ये परमाणु क्रमांक नहीं है, बताता हूँ। जेड का मतलब प्रति एकांक कोष्ठिका में परमाणु की संख्या, वही जो अपन निकाल रहे थे अभी, वही जो निकाले ना अपन ने जोड़ करके 1/8 1/2 फलाना ढिमाका, समझ गए ना। तो जेड अभी लिखा देंगे इंटू कितना m, और नीचे कितना है a क्यूब इंटू अवोगाद्रो नंबर Na। a क्यूब को क्या बोलते हैं? आयतन। तो ये है जेड m v यानी आयतन Na। अब बेटा जो लगे लगा देना, आयतन डायरेक्ट दिया हो तो अच्छी बात है। a क्या है? घन की एक भुजा की लंबाई, घन की एक भुजा की लंबाई। चलो लिखो सबके बारे में इनका नामकरण, लिखो जेड प्रति एकांक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, प्रति एकांक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। प्रति एकांक, जेड का मतलब क्या? प्रति एकांक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, वही जो अपन निकालते थे। लिखो m, m मतलब तत्व का परमाणु भार, तत्व का परमाणु भार। अब आपको ये थोड़ा याद होना चाहिए, 1 से लेके 20 तक के परमाणु भार आपको याद होने चाहिए। हाइड्रोजन 1, परमाणु भार भी 1। 20वां कैल्शियम, कैल्शियम का परमाणु भार 40, क्योंकि कैल्शियम का फार्मूला क्या होता है? केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, 20 Ca 40। तो ये इसका क्या है? नंबर, इलेक्ट्रॉनिक नंबर, परमाणु क्रमांक, और ये क्या है? परमाणु भार। तो थोड़े से याद होंगे, नहीं भी होते हैं तो लिख करके क्वेश्चन में आ जाता है, कई बार दे देता कई बार नहीं देता, इसलिए थोड़ा ध्यान होना चाहिए। हाँ लिखो V, M क्या है? तत्व का परमाणु भार। V क्या है? V मतलब a क्यूब, घन का आयतन। लिखो क्रिस्टल का आयतन, क्रिस्टल का आयतन। A एकक सेल की भुजा की लंबाई, एकक सेल की भुजा की लंबाई, ठीक, एकक सेल की भुजा की लंबाई। जेड क्या है? कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या, प्रति एकांक कोष्ठिका में परमाणुओं की संख्या। ठीक है बेटा, लिख लिए। चलो अब इसके बाद हाँ a क्यूब लिख लिया, a क्यूब क्रिस्टल का आयतन, a एकक सेल की भुजा की लंबाई, ये भी लिख लिया। Na अवोगाद्रो नंबर, Na अवोगाद्रो नंबर, हाँ अवोगाद्रो नंबर वही 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है, हाँ लिखो जेड का मान, जेड का मान। अब जेड का मान आपको पता होना चाहिए, हमने सबके लिए लिखवा रखा है जेड का मान, अलग अलग लिखवाया है। बीसीसी के लिए कितना आया था? 2 आया था, याद है? 1+1 बॉडी सेंटर है ना। लिखो बीसीसी के लिए 2 लिखवा रखा सबके लिए जेड का मान, जेड का मान बीसीसी के लिए 2। फेस सेंटर्ड के लिए याद है क्वेश्चन नंबर दूसरा, 4 आया था, 4, 3+1 4। लिखो एफसीसी के लिए 4, तो जेड का मान बीसीसी के लिए 2, बीसीसी के लिए 2, एफसीसी के लिए 4, एससीसी के लिए कितना निकला था? 1, हाँ एससीसी के लिए 1, ओके। और सीसीपी और एचसीपी इनके लिए 4, नोट कर लो। सीसीपी एचसीसी एचसीपी के लिए 4। चलिए लिखिए, एग्जाम में आया हुआ एक क्वेश्चन, NaCl